नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक माँ ऐसी भी। अरे सालू, कहाँ हो? तुमको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? तुम औरतें अगर मेकअप करने बैठती हो ना, तो न जाने कितना टाइम लगा देती हो। हम आदमी बीबी का वेट करते करते परेशान हो जाते हैं। थोड़ा जल्दी रेडी हो। आ रही हूँ। हमें भी सर से लेकर पाँव तक तो तैयार होना होता है। आप लोग का क्या है, बस कोट पैंट पहने हो गए रेडी। लो, मैं आ गई। देखूं तो क्या पहना है? अरे वाह, तुमने तो मेरे दिए हुए साड़ी पहने हैं, रेड वाली, मेरी फेवरेट। क्या भला की सुंदर लग रही हो शालू। चले, अब शादी में जाने में लेट हो रही है, शालू ने कहा। और हमारा बेटा भी तैयार हो गया है, कितना क्यूट लग रहा है। संजू बोला, शालू, तुमने माँ का खाना बना कर रखा? क्योंकि हमको आने में लेट हो जाएगी। तीनों टाइम का खाना बना कर रख दो। मैंने खाना पहले ही बना दिया, क्योंकि मैं जब शादी से थक हार के आऊँगी तो मैं किचन में पैर ही नहीं रखने वाली। तो खाना बनाना तो दूर की बात है। और मैंने घर के सारे कमरे में ताला लगा दिया है, यहाँ तक कि किचन में भी कुंडी लगा दिया है, ताकि हम न रहें तो किचन में हमारे पीठ पीछे कोई कुछ न पकाए। हाँ शालू, तुम सही कह रही हो। और सुनो शालू, जाकर माँ से बोल दो कि हम जा रहे हैं, या नहीं कि जागती रहें और हमारा वेट करती रहें। चुपचाप खाना खाकर बिस्तर में सो जाएंगी। उनका कमरा खुला छोड़ देना। ओके संजू, मैं जा रही हूँ, उनको बोलकर आती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, आप क्या कर रही हैं? दीन दयाला अति कृपाला। ओ माँ जी, आप अपने भजन कीर्तन में लगी हुई हैं और हम लोग शादी में जा रहे हैं। बहू, इतनी सुबह सुबह जा रही हो? हाँ, पर आप चिंता मत करिए, मैंने वहाँ हॉल में डाइनिंग टेबल पर आपका खाना रख दिया है, आप लेकर खा लीजिएगा। ठीक है बहू, और हमें आने में रात को लेट हो जाएगी, तो आप हमारी चिंता मत करिएगा, खाना खाकर सो जाना। ठीक है, तुम लोग को काफ़ी रात हो जाएगी। हाँ माँ जी, वही तो कह रही हूँ आपसे। माँ जी, रात का भी मैंने खाना बना कर रख दिया है, क्योंकि जब शादी से लौट कर आऊँगी तो मुझसे खाना वाना नहीं बनाया जाएगा। इतना कहकर शालू हर कमरे में ताला लगा देती है। फिर संजू के साथ गाड़ी में बैठकर मुन्नी को लेकर चली जाती है। अंजना जी सिर्फ अकेले एक कमरे में बैठी रहती हैं। रोती हुई अंजना जी कहती हैं, वाह रे मेरी किस्मत, क्या किस्मत पाई है। बेटा बहू हमेशा घूमने चले जाते हैं और कभी मुझसे यह भी नहीं बोलते कि माँ, तुम भी चलोगी, तुम्हारे भी कुछ अरमान हैं। लेकिन नहीं, मेरी इच्छाओं का दोनों ने गला घोट दिया है। एक हम थे, जब भी कभी कहीं जाते थे तो अपने बच्चों को गोद में लिए जाते थे और सासू माँ के साथ सपरिवार निकलते थे। रमन जी भी कभी मुझे अकेले घुमाने नहीं ले जाते थे। आज हमारे बच्चे हमको कहीं जाने को पूछते ही नहीं। यह भी नहीं सोचते कि माँ, तुम घर में रहते रहते बोर हो गई होगी, बस घर की रखवाली ही करती हूँ। कभी इनके बच्चों को संभालती हूँ, आया बना के रखा है, और जब घूमने जाते हैं तो घर का चौकीदार बना देते हैं। अंजना जी को भूख सताने लगती है। उसके बाद अपने कमरे से निकलकर हॉल में जाती हैं और उनका खाना एक कोने में पड़ा रहता है। हॉल में डाइनिंग टेबल भी था, पर उसके ऊपर खाना नहीं रखा था, उसके नीचे रखा हुआ था। अपनी थाली को उठाकर खाने के लिए बैठती हैं, क्योंकि उन्हें भूख बहुत जोरों की लग रही थी। तो देखती हैं बहू ने सिर्फ 3 छोटी-छोटी रोटी बना के रखा है और दाल, जो कि एक कटोरी भी भरा नहीं था। वह दाल एकदम उबला हुआ था, रात का बचा हुआ दाल लग रहा था, और सब्जी के नाम पर एक टुकड़ा प्याज का है। वह खाने को देखकर आंसू बहाने लगती है। बहू ने तो बोला था कि तीनों टाइम का खाना है। वह चारों तरफ नजरें दौड़ाती हैं कि शायद कहीं कोने में एक थाली और होगा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था।
अंजना जी ने सुबह से चाय तक भी नहीं पिया था, क्योंकि बहू सुबह के 8 बजे ही निकल गई थी और उनको चाय तक नहीं दिया और खाने के नाम पर सिर्फ 3 रोटियां थी। अंजना जी को लगा कि अभी खा लेंगी तो फिर से पेट खाली हो जाएगा। वह खाने की थाली रख देती हैं कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी तो एक बार में ही पेट भर जाएगा। उसके बाद वह सोचती हैं चल कर किचन में एक कप चाय बना लूं। जब वह किचन में जाने लगती हैं तो देखती हैं किचन में ताला लगा हुआ है और भर घर के बाकी कमरों में भी ताला लगा हुआ है। सुबह से एक कप चाय नहीं पिया था तो उनके सिर में दर्द हो रहा था और किचन में ताला लगा हुआ था। बहू ने यह भी नहीं सोचा कि जाते जाते अपनी सास को एक कप चाय दे जाए। अब हॉल में इधर उधर घूम रही थी और बीते पलों को याद कर रही थी। जब बहू रक्षाबंधन पर अपने मायके जा रही थी तो उसने बस ऐसे ही रोटी और दाल उबली हुई थी देकर चली गई और बोल कर गई थी कि माँ जी यह खाना खा लेना, मैं मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। बहू तुमने अपना खाना नहीं बनाया, अंजना जी ने कहा। तो शालू बोली, माँ जी मैं तो मायके जा रही हूँ, मेरा खाना तो वहीं बना होगा। अंजना जी से वह रोटी और दाल नहीं खाई गई तो उन्होंने सोचा किचन में चलकर दाल फ्राई कर लेते हैं ताकि कुछ चटपटा हो जाए तो वह खा लेंगी और आलू की सब्जी बना लेती हैं। किचन में जाकर वह एक प्याज टमाटर लेकर दाल फ्राई करती हैं और 2 आलू लेकर आलू की सब्जी बनाती हैं। साथ में अपने लिए पापड़ रायता बनाकर अच्छे से खाना खाती हैं और आज उनको बहुत दिन के बाद उनके मन को बड़ी संतुष्टि मिली थी और खाना उनके गले से आराम से उतर गया। बहुत महीने बाद आज पेट भरकर खाना खाया तो उन्हें बड़ी शांति मिली और बहू ने जाते जाते किचन में पड़े हुए बर्तन को सिंक को साफ करने के लिए बोल रखा था। अंजना जी खाना खाने के बाद जल्द जल्द किचन के बर्तन को साफ किया और सोचती हैं खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मिलती है और साफ करने के लिए पहाड़ जैसे बर्तन। बर्तन साफ करने के बाद प्याज और आलू के छिलकों को बाहर बालकनी से रोड पर फेंक देती हैं ताकि बहू को कोई शक ना हो कि मैंने किचन में कुछ बनाकर खाया है। जब शाम को मायके से बहू आती है तो सीधा किचन में जाती है और सब चीज़ें सरसरी निगाहों से देखने लगती है और माँ के कमरे में चिल्लाते हुए आती है, माँ जी, ओ माँ जी, किचन में आपने कुछ बनाया था? नहीं बहू, मैंने तो नहीं बनाया था, तुम तो मुझे खाना दे कर गई थी तो मैं क्यों बनाती भला। पर माँ जी किचन में 2 आलू और 2 प्याज टमाटर कम क्यों है? क्या तुमको कैसे पता बहू? माँ जी मैं सब्जियां गिन कर गई थी। क्या? आज तक हमारे घर में किसी ने आलू टमाटर नहीं गिना। आलू प्याज पड़ोस की आंटी लेने आई थी। पड़ोस की आंटी लेने आई थी कि कहीं आपने गट के? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बहू। ठीक है माँ जी, मैं आंटी जी से पूछूंगी। हाँ पूछ लेना। पर फ्रिज में मैंने एक कटोरी मुन्ने के लिए दही रखा था, वह भी गायब है और मेरा 10 पापड़ था जिसमें से सिर्फ 5 पापड़ डिब्बे में बचा है। 5 पापड़ कहाँ गए? आपने पूरे 5 पापड़ खाए? हाँ बहू, थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने पापड़ ही खा लिया और तुम तो आज मुझे सिर्फ एक रोटी देकर गई। एक रोटी से पेट भला भरता है? दरअसल जब बहू अपने मायके गई तो अंजना जी अपने आसपास के सहेलियों को बुला लेती हैं ताकि उनसे बोल बतिया सके। जब घर में कोई नहीं रहता तो खाली दीवार काटने को दौड़ता है और जब उनकी सहेलियां आती हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत खाना खिला देती थी। इसीलिए सब ने मिलकर 5 पापड़ चट कर लिया था और बहू को लगा अकेली सासू माँ ही सारा खाना ठूस लेती है। अगर बहू को बताएंगी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सहेलियां आती हैं तो वह उनका जीना हराम कर देती। माँ जी, बुढ़ापे में कोई इतना खाना खाता है भला? बुढ़ापे में हल्का खाना
खाना चाहिए ताकि शरीर ठीक रहे। और आइंदा से आप किचन में कुछ भी हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो मिस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आंटी जी को प्याज टमाटर देने से पहले एक बार मुझे फ़ोन करके पूछा होता, अरे टमाटर के दाम कितने बढ़ गए हैं। मैं चलकर संजू से कहती हूँ और किचन में दरवाज़ा लगवाती हूँ, ताकि जब मैं ना रहूँ तो कोई भी मेरे पीठ पीछे किचन में जाकर अपने लिए छप्पन भोग न बनाए। पैसे तो हमारे खर्च होते हैं। उसके बाद से बहू कहीं भी जाती तो किचन में कुंडी लगा कर जाती, ताकि उसकी सासू माँ अपने लिए कुछ भी न पका पाए। और आज भी शालू ने किचन में ताला लगाने के साथ साथ सब कमरों में भी ताला लगा दिया। यहाँ तक कि बाहर भी ताला लगाकर माँ को अंदर बंद करके शादी में चली गई। बेटा तो बहू की ही बोली बोलता है। शादी होने के बाद तो बिल्कुल पराया हो गया। अब वह बैठे बैठे बोर हो रही थी। खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि उन्हें फिर से भूख लग जाती। तो उन्होंने सोचा खाना देर से खाएंगी, और आज तो कुछ पका भी नहीं सकती थी। और जाकर अपने कमरे में बैठती हैं, तभी उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। तो सोचती हैं चलो अपने सहेलियों से ही बात कर लेती हूँ। अपने आस पड़ोस की सहेलियों को फ़ोन लगाने की कोशिश करती हैं, पर उनकी भजन कीर्तन की मंडली की कोई सहेलियाँ फ़ोन नहीं उठाती हैं, और न ही आजकल उनकी सहेलियों का फ़ोन आता है। पहले तो हर दूसरे तीसरे दिन वह अपनी सहेलियों से बात करके अपना जी हल्का कर लेती थी। उनका दिन भी अच्छे से बीत जाता था। घर में बैठे बैठे बोर नहीं होती थी। बार बार वह अपनी सहेलियों को फ़ोन लगाती, पर कहीं भी घंटी नहीं बजता। वह परेशान हो गई। पता नहीं क्या हो गया है। आशा उषा ममता को कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, और ना ही वह मुझे फ़ोन कर रही हैं। क्या सारी सहेलियाँ मुझे भूल गईं? फिर वह यूट्यूब पर भजन लगाकर सुनने लगती हैं, और उनके आंसू बहते जा रहे थे कि बच्चों ने भी मुझको घर में कैद करके रख दिया, जैसे कोई पिंजरे में पक्षी बंद रहता है। बस उनके घर की मैं रखवाली करूं। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, हाथ पैर सही सलामत हैं। मैं अपना खाना बनाकर खुद खा सकती हूँ। मुझे अपने घर में कहीं जाने में बच्चों की इजाज़त लेनी पड़ती है। न बाहर जा सकती हूँ, न घर में कहीं जा सकती हूँ। इतना पहरा क्यों लगा रखा है बच्चों ने? किसी से हंसकर दो बोल नहीं बतिया सकती। ऐसे करते करते दोपहर हो जाते हैं। फिर उन्हें बहुत तेज पेट में कुलबुलाहट होने लगती है। जल्दी से वह खाना खाने लगती हैं, पर दाल तो रात का था, वह भी थोड़ा खट्टा हो चुका था। पर खाना ऐसे खाती हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पकवान मिला हो। खाने में रोटी और सूखा दाल ही तो था। बस ऐसे ही अपना समय बैठे बैठे काटती हैं और उदास सी रहती हैं। तभी अंजना जी के सिर में दर्द होने लगा था, क्योंकि सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुआ था। वह बाम ढूंढ करके अपने सर पर लगाती हैं और अपने कमरे से वापस चली जाती हैं। रात होने को थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, और घर में आते ही मुन्ना भी तेज तेज रोने लगता है। अंजना जी को अपने कमरे से ही आहट मिल जाती है कि बेटा बहू घर में आ गए हैं, और वह सोचती हैं एक बार कमरे में झाँक भी नहीं सकते कि माँ ठीक है या नहीं, माँ ने खाना खाया या नहीं खाया, आकर हाल चाल भी पूछ ले कि माँ के सिर में दर्द तो नहीं है। उधर हाल में बैठे बैठे संजू सालू से कहता है, सालू जा एक कप चाय बना दे, बहुत ठंड लग रही है। चाय पी लूँ तो थोड़ी फुर्ती मिले और गर्माहट आए। एक कप चाय माँ के लिए भी बना देना। अरे माँ तो सो गई होगी, इतनी रात को भला कोई बूढ़े लोग जागते हैं? जाकर देख तो ले। अरे मुझे पता है माँ सो गई हैं, आप खामखा माँ की चिंता करते हैं। मैं बस एक कप चाय जल्दी से बनाकर लाती हूँ। इतना दूध भी नहीं बचा होगा। मुन्ने को जो दूध देना है वह भी भूख से रो रहा है। सालू ने कहा, ठीक है जा एक कप चाय बनाकर ला।
शालू किचन में जाती है संजू के लिए एक कप चाय बनाने के लिए। उसी समय दरवाजे की डोर बेल बजती है। अब कौन आ गया? संजू जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है पड़ोस की उषा आंटी की बेटी पूजा दरवाजे पर खड़ी है। अरे पूजा, रात को 9 बजे तू यहाँ आई है? हाँ भैया, वह क्या है ना, पूजा हिचकिचाते हुए बोली। माँ मुझे बार बार फोर्स कर रही थी कि मैं देख कर आऊँ। बगल में अंजना आंटी कैसी हैं? उनका क्या हाल चाल है? कब से माँ फ़ोन ट्राई कर रही थी पर अंजना आंटी का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो माँ ने मुझे भेजा है उनका हाल चाल जानने के लिए। आंटी जी कैसी हैं? और मैं 2-3 बार आकर जा चुकी हूँ। आपके घर में ताला लगा था। आप लोग कहीं बाहर गए थे क्या? संजू बोला। हाँ पूजा, मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था। शादी दोपहर की थी। लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। बहुत थक गया हूँ। आंटी जी भी गई थी। नहीं पूजा, और माँ तो घर पर ही थी, पर हम लोग बाहर से ताला लगाकर गए थे। यह सुनकर पूजा चौंक जाती है। भैया, आप आंटी जी को घर में बंद करके क्यों गए थे? और आजकल आंटी भजन कीर्तन में भी नहीं आती। अगर तुझे माँ से मिलना है तो जाकर मिल ले, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। आराम करने का समय हो रहा है। ठीक है भैया, मैं आंटी जी से मिलकर आती हूँ। संजू मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की हद में नहीं रहेंगे। इन लोगों की आदत होती है घर घर की खबर रखने की, बीच में टांग अड़ाने की। अरे हमारा घर है, हम चाहे ताला लगाएं, चाहे जो करें, इनको क्या। तभी सालू चाय लेकर आती है। क्या हुआ जी, किस पर बड़बड़ कर रहे हो? अरे वह पूजा आई है। इन पड़ोसियों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। शालू ने कहा। जब देखो तब मुंह उठाए चली आती है। कभी टमाटर लेने, कभी प्याज लेने, तो कभी आंटी जी करने। अरे इसकी माँ हमारी माँ दोनों सहेलियाँ हैं, तो क्या जब मन आएगा तो चली आएगी। आंटी जी, हाँ कौन? अंजना जी ने बिस्तर से उठते हुए कहा। अरे पूजा बिटिया, तू इतनी रात को आई है? हाँ आंटी जी, बहुत दिन से दिखी नहीं आप। और माँ ने आपको कितनी बार फ़ोन मिलाया, आपका फ़ोन तो नहीं लग रहा था। हाँ बेटा, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गया है। मैं कितनी बार सब सहेलियों को फ़ोन लगा रही थी, पर किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है और ना ही किसी का फ़ोन आ रहा है। ठीक है आंटी जी, मुझे अपना फ़ोन दिखाइए। तो पूजा जब उनका फ़ोन चेक करती है तो कहती है, आंटी जी आपका फ़ोन में तो आपके फ्रेंड्स के नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। ना फ़ोन लगा सकती हैं और ना इन नंबरों से फ़ोन आ सकता है। पर यह किसने किया होगा? ज़रूर मेरी बहू ने किया होगा। 2-3 दिन पहले जब मैं बाथरूम में गई थी तो बहू मेरे कमरे में आई थी और मेरा फ़ोन चेक कर रही थी। उसके बाद जब मैं बाथरूम से निकली तो हड़बड़ाकर वह फ़ोन रख कर कमरे से बाहर चली गई। ज़रूर उसने ही अपना तिकड़म लगाया होगा। पर आंटी जी, भाभी को आपसे क्या परेशानी है? बर्दाश्त नहीं होता। बस चाहती है मैं इस चार दीवारी में ऐसे ही पड़े पड़े घुटती रहूं। आंटी जी आप भैया से क्यों नहीं कहती? अरे जब बेटा ही लायक होता तो बहू भी सही होती। बहू की क्या मजाल कि बेटे के आगे कुछ बोले। जब अपना सिक्का खोटा होता है तो गैर से क्या बोलूं। ऐसे ही मन महसूस कर जीना पड़ता है। खैर छोड़ इस बात को। तू कुछ खाएगी? नहीं आंटी जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं खाना खाकर आई हूँ। पता है आंटी जी, माँ तो कुछ दिन पहले वृंदावन घूम के आई हैं। आपको बहुत फ़ोन लगा रही थी, पर फ़ोन नहीं लगा। फिर माँ ने संजू भैया को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर घर के गेट के पास ही संजू भैया दिख गए, तो मैंने पूछा तो भैया बोले कि माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें बुखार है, इसीलिए शायद वह फ़ोन नहीं उठा पा रही होंगी। माँ ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसीलिए माँ ने वृंदावन न जाने का फैसला किया है। मम्मी को अकेले जाना पड़ा। भजन कीर्तन के मंडली सब लोग वहाँ गए थे। क्या
सारे मंदिर के मंडली गए थे। पता नहीं क्यों संजू ने झूठ कहा। मैंने तो नहीं मना किया था और मुझे तो पता भी नहीं है कि सब लोग वृंदावन जा रहे हैं। आंटी जी, माँ ने आपको बहुत बार फ़ोन किया और आज माँ से रहा नहीं गया तो मुझे ही आपके पास भेज दिया। जा देख अंजना आंटी कैसी हैं। आजकल वह मंदिर नहीं रह जाती हैं। उन्हें बड़ी चिंता सता रही थी आपकी। अंजना जी बोली, क्या बताऊं, घर के बाहर भी ताला लगाकर बेटे बहू गए थे। अगर कुछ बोलती तो सुबह सुबह हंगामा होता, इसीलिए मुंह बंद करके रहना पड़ता है। बेटे बहू यह भी नहीं सोचते कि माँ कोई चौकीदार है जो इस घर की रखवाली करती रहे। क्या उसका मन नहीं होता बाहर जाने का, घूमने का, अपने सहेलियों से बातें करने का। अच्छा आंटी जी, मैं आपको खुशखबरी देने आई हूँ। वह क्या है ना, सब लोग न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मंदिर में जितनी भी कीर्तन की मंडली है, सब ने अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाया है। क्या अयोध्या? मुझे भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने थे, पर सब कब जा रहे हैं? वह आज ही आंटी जी, और वहाँ से हनुमानगढ़ी दर्शन और गोमती नदी में स्नान करेंगे। खूब मज़ा आएगा। पर मैं कैसे जाऊं? बेटे बहू से पूछूंगी तो बेटा कम बहू ज़्यादा क्लेश करेगी। अगर टिकट के पैसे मांगूंगी तो बेटा बहू दोनों बवाल मचा देंगे। आंटी जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आपकी सब सहेलियों ने मिलकर आपका टिकट करवा दिया है और हो सकता है अयोध्या से बस कहीं और घूमने जाए, तो इसीलिए आप अच्छे से गर्म कपड़े रख लें क्योंकि ठंड बहुत है। सुबह 4 बजे जाना है। आंटी जी, 4 बजे की बस है। सब सहेलियां मिलकर वहाँ खूब मज़े करना और आने वाली अपनी ज़िंदगी को, नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट करना। अंजना जी यह सुनकर हंस पड़ती हैं। उन्हें लगा जैसे आज बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी और वह सारी तैयारी करने में जुट जाती हैं। यह कहकर पूजा अपने घर चली जाती है। अंजना जी कमरे में फटाफट अपने पैकिंग करती हैं। कुछ गरम शॉल, ग्लव्स, ऊनी कपड़े रखती हैं। उन्हें लगता है रास्ते में हल्के फुल्के भूख के लिए थोड़ा मठरी और लड्डू बनाकर पैक कर लिया जाए। वह किचन में जाती हैं मठरी और लड्डू बनाने के लिए, तो देसी घी की खुशबू सारे घर में फैल जाती है। बहू सालू जो अपने कमरे में सो रही थी, एकाएक रात को मुन्ने के रोने के कारण उसकी नींद खुलती है। उसे घी की खुशबू आने लगती है। इतनी रात को सासू माँ किचन में क्या कर रही है? आज सालू रात को चाय बनाने के बाद ताला लगाना ही भूल गई थी। मेरा देसी घी तो खत्म ही कर देंगी, सोचती है अपने पति संजू को उठाए, पर वह गहरी नींद में सो रहा था। तो वह खुद जाकर देखती है। माँ जी, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हैं? और यह आपकी अटैची हॉल में क्या कर रहा है? आपने अटैची क्यों पैक किया है? आपकी कहीं जा रही हैं? बहू, मैं अभी बस 2 घंटे में अयोध्या के लिए निकलने वाली हूँ। मंदिर से सारे कीर्तन मंडली जा रही है, तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। वो तो पूजा इसलिए आई थी, तभी मैं सोचूं कल रात को पूजा अचानक से क्यों आई थी। सालू ने कहा। तो अंजना जी बोली, बहू बस यह लड्डू और मठरी पैक करके मैं अभी अयोध्या के लिए निकल जाऊंगी। क्या? आपका दिमाग तो सही है माँ जी, कुछ बोलती नहीं हूँ तो आप हमारा फ़ायदा उठा रही हैं। सास बहू के बहस करने पर बेटा संजू भी उठ जाता है और उठकर बाहर हॉल में आता है। यह तुम दोनों सुबह सुबह क्या बखेड़ा कर रही हो? बखेड़ा मैं नहीं, माँ जी कर रही हैं। मेरा पूरा देसी घी का डिब्बा चट कर गईं। एक तो ख़त्म कर दिया, ऊपर से अब बाहर जाने वाली हैं। क्या बोला? माँ तुम कहाँ जा रही हो और हमसे पूछा भी नहीं, इजाज़त भी नहीं लिया? अरे आज रात 10 बजे की तो हमारी फ़्लाइट है। सालू के ममेरे बहन की शादी है और आपने अपनी टिकट बुक कर ली? कब कराई और हमसे पूछा भी नहीं?
पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। इतना जल्दी सब कैसे होगा? घर में बेटा बहू है, यह नहीं कि हमसे थोड़ा विचार विमर्श करे। अंजना जी गुस्से में बोली, बेटा मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं घूमने जाते हो या बहू जाती है एक एक हफ्ते के लिए घर छोड़कर, क्या तुम हमसे पूछते हो? और घर में ताला लगाकर चल देते हो और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हो कि माँ बाहर जाकर भजन मंडली में बहू का चुगली करती है। 2 मिनट तो कोई बैठने नहीं आता कि बुढ़िया मर रही है या जी रही है। कोई हाल चाल नहीं लेता। और खाने में तीनों पहर के लिए 3 पतली रोटी रख कर तुम गई थी। मैं जहाँ 2 दिन के लिए निकली कि तुम लोग का मुंह बन जाता है। अरे मैं घर की चौकीदारी नहीं करने वाली। क्या बूढ़े माँ बाप घर की चौकीदारी ही करते हैं? उनके कुछ अरमान नहीं होते? बुढ़ापा आने से घूमने फिरने खाने पीने का शौक खत्म हो जाता है क्या? संजू बोला, माँ मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको, इतना खर्च हो जाएगा। बेटा तुम फ्लाइट से जाओगे तो क्या मैं बस से भी नहीं जा सकती? बस का भाड़ा तो फ्लाइट से कम होता है। तुम्हें अपने खर्चे नहीं दिखते और मेरे बस के भाड़े दिखते हैं। अपने आप से पूछ, आज तक कभी किसी पास के लोकल मंदिर में भी तू मुझे लेकर गया है? सिर्फ घर के 4 दीवारी के भीतर ही दफना देता है। संजू झल्ला कर बोला, माँ इतने ठंड में बीमार पड़ गई तो दवा दारू में खर्च होंगे अलग से। अंजना जी कहती हैं, तुझे और बहू की इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दवा के पैसे तुमसे मांगूंगी। इसीलिए बहानेबाजी बनाना बंद कर। अगर तुम्हें पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या कदम उठाना है। यह घर मेरे माँ पिता का है, मतलब तुम्हारे नाना नानी का है। तुम्हारे पिता का भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती संतान थी। तो मेरे माता पिता ने अपना जमीन जायदाद मेरे नाम किया था। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने अलग से घर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपना घर दूं या न दूं। मेरा यह घर खाली कर दो। मैं अपने घर को किराए पर उठाऊंगी और जो भी किराया आएगा उनसे मेरा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। ना तो मैं किटी पार्टी का शौक़ रखती हूँ, ना ही बेफिजूल शॉपिंग करने जाती हूँ और ना ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने का शौक़ है मुझे। बस थोड़ा बहुत अपनी 2-4 सहेलियों से ही बात करती हूँ, वह भी तुम्हारी आंखों में चुभता है। ना खुद बात करने आते हो और ना ही मेरा किसी से बात करना, और कोई मुझसे 2-4 बातें कर ले वह भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे अकेले की ज़िंदगी जब मुझे जीना है तो तुम दोनों घर छोड़कर जा सकते हो। और बहू आइंदा मेरे घर में बिना मुझसे इजाज़त लिए किसी भी कमरे में ताला लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारी सास हूँ। आज अंजना जी को जब फटाफट जवाब देते हुए देखा तो सालू की हेकड़ी ही निकल गई। वह तो शर्म से पानी पानी हो गई। कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था कि वह माँ को किस बहाने से रोके, और दोनों माँ के कदमों में गिर पड़ते हैं। शालू बोली, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम आपके बीच में नहीं आएंगे। आपको जो करना है करिए, जिससे बात करना है करिए। कभी आपका फ़ोन चेक नहीं करेंगे, ना ही किसी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे। बेटा भी बोला, माँ यह तुम्हारा घर है और तुम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जियो, जहाँ जाना है जाओ। माँ तुम अपना यह एटीएम कार्ड ले लो, मैं पैसे डाल दूँगा, तुम अपने हिसाब से खर्च करो। माँ अब हम तुम्हारे मैटर में कभी भी बीच में नहीं आएंगे। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ओ अंजना, अब चल भी रही हो, नहीं तो लेट हो जाएगी। जब दरवाज़ा खोलती हैं तो आशा, उषा और ममता तीनों सहेलियाँ खड़ी रहती हैं। चलो अंजना, अयोध्या के लिए लेट हो रहा है। हंसते हुए बोली, कहीं हमारा बस छूट न जाए।
हाँ, पर मैंने आज अयोध्या अपने घर में ही बना दिया। सबको सबक का पाठ पढ़ाया। यह तूने ठीक किया। यही तो हम तुझसे कब से बोल रहे थे। अपनी चाबी अपने हाथ में रख। किसी बेटे बहू की कठपुतली मत बन। और आज तूने सही किया। शालू कहती है, आंटी जी अंदर आइए। तीनों फ्रेंड घर के हॉल में बैठती हैं और बहू सबके लिए एक एक कप चाय बनाती है और आज दूध का हिसाब भी नहीं लेती। चारों सहेलियां मिलकर चाय पीती हैं और अयोध्या के लिए खुशी खुशी बस से रवाना हो जाती हैं। दोस्तों, माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घर के चार दीवारी में रहें। बुढ़ापा आने से उनके शौक खत्म नहीं हो जाते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी मज़े से जीने दीजिए। दोस्तों, आप सबको अंजना जी का फैसला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।